हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो हमारी देख ली होगी और नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th का। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स के जरिए इस चैप्टर को हम पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपके रिसोर्स होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, और दूसरा हम जो रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। तीसरा जो हम देखेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो रिसोर्सेज है उसकी जो प्लानिंग होती है इंडिया में वो किस तरीके से करी जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज, और लास्ट का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सॉइल एरोजन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो टोटल हम इसको 6 पार्ट्स में या फिर 6 टॉपिक्स के जरिए इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपका चैप्टर का नाम ही समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले पूछ लिया जाएगा एक तरीके से कि आपका ये रिसोर्सेज होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, रिसोर्स का मतलब होता है वो हर एक चीज़ जो आपके काम आ जाए। बेसिकली जो जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप आसपास देखते हैं तो आसपास आपकी नज़र जहाँ भी जा रही, जिस भी चीज़ पर जा रही है, वो सब एक तरीके से रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी वजह से आपके सामने है, किसी ना किसी वजह से आपके काम आएगी। और जो चीज़ हमारे काम आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फोन है, जैसे कि ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में पेन है, ये सब क्या है, रिसोर्सेस है। ठीक है, इसी को हम रिसोर्सेस कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो देखिए कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको हमें संभाल के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं, और उनका यूज़ जो होता है वो काफ़ी बेहतरीन जगह पर किया जा सकता है। जैसे कि आपने पेट्रोल सुना होगा, डीजल सुना होगा, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये हमारे बहुत काम आती हैं। तो इसीलिए इनको बचा करके रखना, संभाल कर रखना जरूरी है। और इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है अपने आप में, वैसे ही रिसोर्सेज की भी इंपॉर्टेंस होती है। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका रिसोर्सेस होता है उसको क्लासिफाई कैसे किया, यानी कि उसको कैसे कैसे हिस्सों में बांटा गया है। तो देखिए, जो रिसोर्सेस है उसको हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। पहले तो आपका है ओरिजिन के हिसाब से, दूसरा है रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से, और तीसरा आपका ओनरशिप के हिसाब से। ठीक है, तो ओरिजिन के हिसाब से बात करें तो ये 2 होते हैं, एक होता है आपका बायोटिक और एक होता है आपका अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में आपका आ जाएगा जैसे कि जो ट्रीज हो गए, ठीक है, ग्रास हो गया, ये हो जाएगा। और अबायोटिक वो होता है एक तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, और इसमें वो चीजें आती हैं जिसमें मतलब जान नहीं होती है, बेसिकली लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो बायोटिक में आपको डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इस वाले में नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो ओरिजिन के हिसाब से 2 हिस्सों में। रिन्यूएबल के हिसाब से देखें तो ये 2 हैं। एक ऐसी चीज है जिसको जो रिसोर्स आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है, और वो रिसोर्स जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जो आपकी सोलर एनर्जी है, ये क्या है, आपका रिन्यूएबल है, क्योंकि इसमें क्या है, आप एक तरीके से इसको क्रिएट कर रहे हो अपने आप मतलब कि सन से। और इस वाले में क्या है, नॉन रिन्यूएबल, इसमें क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि आपने पेट्रोल का इस्तेमाल कर लिया तो आप उसको दोबारा नहीं बना सकते, वो अपने आप ही प्रकृति एक तरीके से बना के आपको देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिन्यूएबल और ये हो गया आपका नॉन। और तीसरी बात करें, तीसरा जो क्लासिफाई किया गया वो है आपका ओनरशिप के हिसाब से। तो ओनरशिप का मतलब क्या है कि यानी कि उस रिसोर्सेज पर किसका हक है, कौन उसका ओनर है। तो वो हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक है आपका इंडिविजुअल, एक है आपका कम्युनिटी, और एक है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में या फिर फोन है या फिर लैपटॉप है जिस पे आप देख रहे हैं, और अगर वो आपका है तो वो रिसोर्स क्या होगा, आपका इंडिविजुअल, यानी कि इसमें जो ओन है वो प्राइवेटली हो गया। एक होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में ये होता है जैसे कि आपके पास में, घर के पास में आपको पार्क देखने को मिल जाएगा, सिनेमा हॉल देखने को मिल जाएगा। खैर सिनेमा हॉल तो किसी और का हो गया, पार्क की बात करते हैं तो पार्क जो आपका है वो बेसिकली किस में आएगा, कम्युनिटी वाले में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो नेशनल में ये हो जाएगा कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो एक देश का होता है, और इंटरनेशनल में अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल में होता है जैसे कि ओशन है। ओशन जो मतलब हमारे देश के पास वाले जो हिस्से होते हैं उसमें जो हिस्से होते हैं वो हमारे पास पड़ते हैं, या फिर मान लीजिए जो एयर स्पेस है उस पर किसी का हक नहीं है तो वो इंटरनेशनली क्या है, उसमें ओन है। तो इस तरीके से हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रखा है ओरिजिन, रिन्यूअल के हिसाब से और ओनरशिप के हिसाब से। ठीक है, अगली चीज देखते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये होता क्या है, पहला तो यही है कि
जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है और इसकी वजह से वो हमारे पास कम होते जा रहे हैं। तो आपने हमेशा ये सुना होगा कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो हमें ज़्यादातर सतर्क रहने को कहती है, जागरूक करती है कि हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रिसोर्सेज को। और अभी के समय में गवर्नमेंट क्या करती है, नई नई स्कीम्स लेकर के आती है कि आप जो है इलेक्ट्रिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि उसको बनाया जा सकता है बेसिकली। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं रिसोर्सेज जो हमें काफ़ी मुश्किल से मिलता है, उसका अगर हम इस्तेमाल ज़्यादा कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे और खत्म हो गए तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाले समय में हो सकती है। ठीक है, और जो दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, ऐसा विकास करना है कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है उसको भी उसका लाभ हो। ये नहीं कि हमारे पास मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, और हम क्या करें इसका इस्तेमाल अपनी ही जिंदगी में कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगी, जो आने वाली जनरेशन होगी उसको इसका इस्तेमाल करना मतलब यूज ही नहीं कर पाएगी, तो उनको दिक्कतें हो सकती हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना और बचा करके इस्तेमाल करना ताकि आने वाली जनरेशन को भी मिल सके। उसको हम एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तीसरा आपका है एजेंडा 21। देखिए एजेंडा 21 जो आपका है ये एक तरीके से समिट है और इस समिट में क्या हुआ था, सभी देशों को बुलाया गया था। उन देशों को मतलब बेसिकली ये बोला गया कि आप अपने देश में जाइए, लोगों को जागरूक करिए कि हमें जो है अपने रिसोर्सेज को बचाना है। ऐसे समिट बहुत सारे होते रहे, जैसे कि मान लीजिए एजेंडा 21 हो गया और एक है आपका रियो समिट जो कि ब्राजील में हुआ था। ऐसे करके बहुत सारे समिट होते हैं जिसका मेन जो फोकस होता है वो होता है हमारी पृथ्वी के रिसोर्सेज को बचाना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर आपको रिसोर्स की प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है ताकि हम बेसिकली जितने भी लोग हैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और मान लीजिए उसको कोई एक्सप्लॉइट कर देता है या फिर मान लीजिए उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा या फिर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमारा नेचर ही तो खराब हो रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम जो है अपने रिसोर्स की प्लानिंग करें। ठीक है, खैर भारत ने क्या किया, और प्लानिंग में एक चीज और आएगी कि जो भी आपके रिसोर्सेस है आप उसको कैसे यूज करें, वो भी प्लानिंग में ही काउंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भारत ने की स्टेप्स कौन कौन से लिए ताकि हम जो है रिसोर्स की प्लानिंग कर सके। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं और मैपिंग करते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस रूप में है। जैसे कि आप अक्सर न्यूज़ देखते होंगे कि हमारे पास लद्दाख में कोई मिल गया, लिथियम मिल गया, कहीं यूरेनियम मिल गया, ऐसे करके आप सुनते होंगे। तो वो है क्या, वो यही है, वो आइडेंटिफिकेशन ही है, वो सर्वे वगैरह ही होती है। वो टीम होती है जो कि हर जगह इसके ऊपर काम करती रहती है और वो जानती रहती है कि कहाँ पर हमारे को क्या मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा। दूसरी बार क्या होगा, दूसरा जो स्टेप है वो है आपका प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इन्वॉल्व फॉर्मिंग डेवलपमेंटल प्लान्स दैट कंसीडर रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दूसरा हम क्या करेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सब चीजें हम बताते हैं एक तरीके से, मान लीजिए। फिर हम ये जानेंगे कि उसका इस्तेमाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो इस्तेमाल वो ये है कि उस रिसोर्स का इस्तेमाल हम करते हैं अपने देश को बढ़ाने में, या फिर मतलब जनता तक यूज करके लेकर के आना, या फिर अपने आप में यूज करना कि इस चीज से हम क्या क्या बनाने वाले हैं। तो ये सब एक तरीके से तरीका है जिसमें हम रिसोर्स प्लानिंग को कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भारत है आपका, उस भारत में हमने लैंड्स को कितने हिस्सों में बांट रखा है। ठीक है, तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें से एक एग्रीकल्चर, एक फॉरेस्ट और एक बैरन है। ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और बैरन बहुत आसान है समझना। जहां पे भी आप रहते हैं एक तरीके से वहां पर आप देखिए कि कुछ आपकी जो जमीनें होंगी वहां पर कुछ का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के रूप में हो रहा होगा, कुछ का इस्तेमाल फॉरेस्ट के लिए हो रहा होगा और कुछ जमीनें खाली पड़ी होंगी। ठीक है, और वही ये 3 हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर हो गया, एक फॉरेस्ट हो गया, आपका एक बैरन हो गया। तो ये 3 हो गए आपके, जिसमें हमने क्या जाना कि जो इंडिया है उस इंडिया में जो लैंड का जो पैटर्न है, किस किस हिस्से में हमने बांट रखा है, ये वो था। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, यानी कि जो मृदा होती है, मृदा कह लीजिए और या फिर मिट्टी के लीजिए, उस मिट्टी को भी हमने बांट रखा है और ये है कम से कम 5, एलुवल, ब्लैक, रेड, डेजर्ट एंड माउंटेन। तो कुछ के तो नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये वही चीजें हैं, जैसे कि डेजर्ट सॉइल जो राजस्थान में पाई जाती होगी, माउंटेन सॉइल जो माउंटेन वगैरह में जो हिली एरियाज हो गए वहां पर पाई जाती है। रहेगी यहाँ पर 3, एक हो गया एलुवल सॉइल, तो ये काफी ज्यादा फर्टाइल होती है और ये रिवर बेसिन्स के पास जो मिट्टी होती है उनको कहा जाता है। ठीक है, और जो ब्लैक सॉइल है ये एक तरीके से आप समझिए जो डेक्कन प्लेट है, जो क्ले टाइप मिट्टी होती है उसको कहा जाता है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो कॉटन की
खेती के लिए सबसे ज्यादा होता है। और एक होगा रेड एंड लेटराइट सॉइल एक तरीके से, तो ये भी जो आपका है वो हिली एरिया हो गया, फिर काफी पथरीली जगह जो हो गई ना वहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेड एंड लेटराइट सॉइल्स। तो ये 5 सॉइल्स हैं एक तरीके से इंडिया में जिसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों में होता रहता है। चलिए अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड उसके इशू। सबसे पहली बात ये होता क्यों होता है, इसका इस्तेमाल जो है यानी कि जो आपकी मिट्टी है उस मिट्टी की जो समझिए फर्टिलिटी कम हो रही है, फिर मिट्टी आपकी जो खराब हो रही है वो क्यों हो रही है, तो उसका सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है ओवरग्रेजिंग और तीसरा आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आज के समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारी मृदा होती है वो खराब होती जा रही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। अब आप सुनते होंगे कि जो आपकी जमीनें हैं उसके ऊपर उतनी फर्टिलिटी नहीं रही है और उसमें अब ऑर्गेनिक खेती बहुत कम हो गई एक तरीके से, है ना। यानी कि जो पहले प्राकृतिक रूप में खेती हुआ करती थी अब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसको काफी ज्यादा मतलब जैसे कि पहले तो खाद वगैरह हमें मिल जाती थी तो हम नॉर्मल खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम क्या करें, अब हम जो कंपनीज में खाद वगैरह बनती है उर्वरक जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारी जमीन है वो इन सब चीजों की वजह से खराब हो गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सॉइल एरोजन एंड द कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें देखना है हमें कि जो कॉजेस हैं उसके सॉइल एरोजन के वो कौन कौन से हैं। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देख लिया था कि सॉइल एरोजन 3 चीजों की वजह से होता है, तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। ये तीनों आपको पता ही होगा एक तरीके से, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब जंगलों की कटाई सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जब किसी जमीन पर सबसे ज्यादा मतलब मान लीजिए मवेशी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं चारे के रूप में या फिर उसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। और जो तीसरा है सॉइल एरोजन का कारण वो है आपका कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम जमीन को खोद के एक तरीके से कुछ निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, फिर कुछ भी निकाल रहे हैं, तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। मिट्टी खराब होना ही मृदा अपरदन आपको समझना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको आखिर हम बचा कैसे सकते हैं, जो मृदा क्षय हो रहा है फिर जो मृदा अपरदन हो रहा है इसके बचाने के तरीके। तो इसके 4 तरीके हैं हमारे पास, काउंटर प्लाविंग, टेरेस, अफॉरेस्टेशन और चेक डैम। देखिए काउंटर प्लाविंग का मतलब ये होता है कि जब आप खेतों को जोतते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको उबड़ खाबड़ ऐसा टाइप नहीं होना चाहिए, उसको एक पैरेलल तरीके से होना चाहिए ताकि जो मिट्टी की जो लेवल है वो हर जगह से बराबर हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मृदा अपरदन है उसके चांसेस होने के काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा कि आपको देखना होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग में एक तरीके से सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, मृदा का अपरदन बहुत कम ही होता है एक तरीके से, वहां पर भी मिट्टी ज्यादा खराब नहीं होती है, मिट्टी एक दूसरे को पकड़ करके रखती है, ठीक है। और तीसरा था अफॉरेस्टेशन, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो सके हमें लगाने चाहिए। इससे क्या होता है, पेड़ जो होते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ करके रखती है, बांध करके रखती हैं, जिससे मृदा का क्षय होना काफी ना के बराबर हो जाता है। और चौथा था आपका चेक डैम्स, यानी कि हमने इसमें डैम्स वगैरह बना रखे, बांध वगैरह, जिससे हम क्या करते हैं, वाटर का जो फ्लो आ रहा है बहुत तेज जो जाने वाला है उसको हम रोक देते हैं। और उस वाटर के जो मतलब जो फ्लो तेज जा रहा है अगर उसको आप धीरे कर दें, रोक दें, तो इससे भी मिट्टी पर कम प्रभाव पड़ता है और इन तरीकों से हम अपनी मृदा को बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें इतना ही, जिसमें हमने ये सब चीज जान लिया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।